न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का खबर है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा बाढ़ को लेकर जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया कि बाढ़ प्राकृतिक से छेड़छाड़ का नतीजा है। सरकार को राहत पैकेज के बीच पर्यावरण को सहेजने का काम करना होगा। नदियों के किनारों पर अतिक्रमण, तटों पर कब्जा होता है। बिहार के कई जिले प्रभावित हुए हैं। नेपाल से सटे जिले अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत में बाढ़ से कई राज्यों अक्सर प्रभावित होते हैं। लाखों लोग बेघर एवं बच्चे शिक्षा से प्रभावित होते हैं। भविष्य की चिंता करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने कहा कि 2050 तक अगर ध्यान नहीं दिया गया तो तस्वीर कुछ अलग हो जाएगी। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को समय रहते चिड़चिड़ापन, जिद्दी न बनने दे। बच्चों को समझदार बनाने के लिए उठाए कदम। क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता? क्या आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो बच्चों को जिद्दी बनाने से रोकने में काफी कारगर हैं। बच्चों की हर जिद पूरी ना करें, अच्छा बर्ताव करें, अपने बच्चों के दोस्त बने, जिद पर से ध्यान हटाए, अपनेपन का एहसास दिलाएं। इन्हीं सब विषय पर जानकारी देते हुए ललिता कुमारी गृहिणी के द्वारा दी गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है बाढ़। राहत पैकेज के बीच सरकारों को सहेजना होगा पर्यावरण। स्वतंत्रता के बाद देश में यदि कुछ तय है तो वह है कुछ खास प्रदेशों के निश्चित इलाकों में बाढ़ की विभीषिका। यह बात अलग है कि किसी साल यह ज्यादा तबाही मचाती है तो कभी थोड़ा बहुत तांडव कर शांत हो जाती है। बाढ़ को लेकर बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य इलाकों में 2 महीनों की हाहाकार से काफी दुख, दर्द और दंश झेलने वाले वहां के लोग और सरकारें इन्हीं मामलों पर 10 महीनों के लिए ऐसे बेकार हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए दोषी भले ही हम नेपाल या चीन को ठहराएं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है कि व्यवस्था कहें या नीति निर्धारण, सारा कुछ इन्हीं सब पर लगातार होती लापरवाहियों के नकारेपन का नतीजा है। जुलाई अगस्त के बाद यदि बाढ़ पीड़ित इसे नियतिमान जहां फिर से अपनी गृहस्थी सजाने का फिक्र में अगले 10 महीनों में यूं जुट जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं सरकारें भी नीचे से ऊपर तक कागजी घोड़ा दौड़ा बाढ़ पर हकीकत में दिखने वाला कार्रवाइयों में इतर चिट्ठी, पत्री, ईमेल भेज कर अपनी सक्रियता दिखाने लग जाती है। इस बीच फिर जुलाई अगस्त आ जाता है, यानी दिखावे की व्यस्तता के बीच सितंबर से जून कब बीत जाएगा किसी को पता ही नहीं चलता और फिर 2 महीने वही पुराना हाहाकार हरा हो जाएगा। सच में बाढ़ की विभीषिका का यही सच है। बाढ़ का एक सच यह भी है कि जहां नदियों के किनारों पर ही जबरदस्त अतिक्रमण हो गए, जिससे रास्ता भटकी नदियां उसी इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाती है। यकीनन नदियां तो अपने जगह पर हैं, लेकिन तटों पर कब्जों ने चाल जरूर बदल दी। शायद इस कारण से सरकारें कई बार बाढ़ रोक पाने में विफल हो जाती है। बिहार में अभी जहां कोई दर्जन भर जिलों के साथ लगभग 700 से 800 गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं अगले कुछ दिनों का रेड अलर्ट है। 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। चूंकि नेपाल पहाड़ी इलाका है, इसलिए जब वहां बारिश होती है तो पानी नदियों से नीचे आकर नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। खेती की जमीन के लिए जंगल पहले ही काट दिए गए हैं। ऐसे में कोई रोक नहीं होने की से कई नदियां जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में होते हुए वहां से और नीचे जाकर जैसे ही बिहार में प्रवेश करती है, बाढ़ का हालत विकराल हो जाते हैं। जंगल होते तो पेड़ होते, पेड़ होते तो मिट्टी होती, मिट्टी होती तो पानी का बहाव भी रुकता और कटाव भी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए पानी सीधे भारत में आकर तबाही मचाता है। इस दिशा में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, लेकिन सच यह है कि असल शुरुआत ही नहीं हुई है, जिससे 73 सालों में यह समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। जहां नेपाल और भारत के बीच अब छोटे छोटे विवाद भी बड़े हो रहे हैं, वहीं सैकड़ों बरस पुराने आत्मीय रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, जिसकी योजनाएं धरी रह जाती है। गंडक नदी जो दोनों देशों में बहती है, उसके गेट खुलते ही भारत में तबाही कोई नई कहानी नहीं है। यह भी सच है कि तरक्की के लिहाज से बने बांध ही सिर दर्द बने। ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में है, जहां जानकारी की चेतावनी की अनदेखी की गई थी। अंग्रेजों ने पहले दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए 1854 में उसके दोनों ओर बांध बनाए, लेकिन समझ आते ही 1869 में तोड़ भी दिया। उन्हें आभास हो गया कि प्रकृति से छेड़छाड़ ठीक नहीं।
फिर तो भारत में रहने तक किसी नदी को बांधने का प्रयास नहीं किया। एक बात और जो शायद कम ही लोग जानते हैं कि फरक्का बैराज और दामोदर घाटी परियोजना विरोधी एक विलक्षण प्रतिभाशाली इंजीनियर कपिल भट्टाचार्य थे। योजना की रूपरेखा आते ही 40 वर्ष पहले ही उन्होंने वो प्रभावी और अकाट्य तर्क दिए जो कोई काट तो नहीं सका, अलबत्ता उन्हें बर्खास्त जरूर कर दिया गया। अब उनकी बातें हूबहू सच हो रही है। उन्होंने एक लेख में चेताया था कि दामोदर परियोजना से पश्चिम बंगाल के पानी को निकालने वाली हुगली प्रभावित होगी, जिसमें भयंकर बाढ़ आएगी और कलकत्ता बंदरगाह पर बड़े जलपोत नहीं आ पाएंगे। इससे नदी के मुहाने जमने वाली मिट्टी साफ नहीं हो पाएगी और गाद जमेगी और जहां तहां टापू बनेंगे। नतीजन प्राकृतिक तौर पर 2-3 दिन चलने वाले बाढ़ महीने रहेगी। सब कुछ सच निकला, बल्कि स्थितियां और भी बदतर हुई। असम में भी इस बार बाढ़ की स्थिति भयावह रहती है। हर साल का यही हाल रहता है। अभी कुछ दिन पहले राज्य के 33 जिलों में से 30 जिलों बाढ़ की चपेट में थे। ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी एनडीआरएफ की 12 टीमें यहाँ हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों भारत की सहायता को तैयार है। बिहार में भी एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात हैं। उधर यूनिसेफ ने कहा है कि जहां अकेले भारत में बाढ़ की ताजा हालात में बिहार, असम, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 लाख से ज्यादा प्रभावित है, जिसमें 24 लाख बच्चे हैं। एक बेहद चिंताजनक स्थिति यह भी है कि इस बार मध्य जुलाई में भारी बारिश हुई है। दक्षिण एशिया में यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक जीन गफ ने जबरदस्त चिंता जताई है। ऐसे वक्त आई तबाही जिसमें गुजरते वक्त में भारी मानसूनी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के 24 लाख बच्चों और उनके परिवारों की दुनिया उजाड़ दी दोहरी मार जैसी है, क्योंकि जब दुनिया कोविड-19 महामारी और इसकी रोकथाम में जुटी थी, तभी यह दूसरी समस्या बड़ी मुसीबत बनकर आ खड़ी हुई। असम की नियति देखिए। सितंबर 2015 में एक रिपोर्ट बताती है कि 1954 से लेकर 2015 के बीच बाढ़ की वजह से असम में 3800 वर्ग किलोमीटर की खेती की जमीन बर्बाद हो गई। मतलब 61 साल में बाढ़ के कारण असम में जितनी खेतीहर जमीन बर्बाद हुई है वो गोवा जैसे राज्य के क्षेत्रफल से ज्यादा है। समझा जा सकता है कि जिस राज्य में 75% लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हो, वहां यह रोजी रोटी पर कैसा असर पड़ा होगा। 2010 से 2015 यानी केवल 5 वर्ष में 800 से ज्यादा गांव तबाह हुए और 36,981 परिवार बेघर हुए। नतीजन रहने को जगह कम हो गई। भीषण बारिश वहां की बड़ी और अस्थायी समस्या है। भले ही इस बार बाढ़ ने 3 राज्यों में खासी तबाही मचाई हो, लेकिन यह सच है कि दुनिया में बाढ़ से होने वाली मौतों में 20% अकेले भारत में होती है। दरअसल भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें हर साल कहीं न कहीं विकराल बाढ़ आती है। जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में जबरदस्त बाढ़ आती है, वहीं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी कई बार बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। औसतन 400 लाख हेक्टेयर जैसा बड़ा क्षेत्रफल हर साल बाढ़ के खतरे से ग्रस्त रहता है और औसतन 77 लाख हेक्टेयर एरिया में बाढ़ आती है। इससे अमूमन 35 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद होती है। इस बार बाढ़ की विकरालता और मिसमैच टाइमिंग से यह एरिया काफी बड़ा होने जा रहा है। दरअसल मौजूदा हालात में बचाए गए नदियों पर बड़े बड़े बांध की छोटी और सहायक नदियों यहां तक कि गांव की नालों पर जगह जगह जलाशय और चेक डैम बने, ताकि बारिश का उपयोग भी हो और नियंत्रित भी किया जा सके। इससे जहां नदियां का कटाव रुकेगा, वहीं बड़ी नदियों में बाढ़ की हालात भी कमेंगे। हालांकि इस दिशा में काम तो हो रहा है और आजकल गांव-गांव में स्टॉर्म डैम और चेक डैम ग्राम पंचायतें बनवा भी रही है।
लेकिन इसकी हकीकत को भी परखना होगा कि मनरेगा और दूसरी योजनाओं से बनने वाले ये डैम कागजों में तो बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कितने कारगर हैं। इस तरह की कोशिशों से दूसरे कई लाभ भी हैं जो अलग लिखा जाने वाला विषय है। अब तो अक्षांतर, देशांतर तथा सैटेलाइट तकनीक से निर्माण स्थल पर सटीकता और गुणवत्ता को जांचने की तकनीक विकसित कर निर्माणों की जांच के लिए देशव्यापी आकस्मिक यानी कभी भी कहीं भी मुआयना की सटीक व्यवस्था भी हो सकती है, जिससे निर्माण एजेंसियों में भ्रष्टाचार को लेकर खौफ रहे ताकि निर्माण का काम पुख्ता हो। ऐसा न होने पर कागजों में चेक स्टाम्प डैम्प यूं ही अनचेक होकर भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ बाढ़ को बढ़ावा देते रहेंगे। यदि बाढ़ पर काबू की कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो 2050 तक भारत की आधी आबादी में रहन सहन के स्तर में जबरदस्त गिरावट होगी। अभी 30 बरस का वक्त है जो कम नहीं है। इसके लिए अभी से कमर कसकर पारदर्शी व्यवस्था करनी होगी ताकि जो है हकीकत है जिसकी कोई भी कहीं से जांच परख ले, व्यवस्थाएं सुधरी तो बाढ़ नियंत्रण सुधार कोई बड़ी चुनौती भी नहीं होगी। अब भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जिद्दी बच्चे को समझदार बनाने के लिए अपनाए ये तरीके। माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई तरह के छोटे बड़े त्याग करते रहते हैं, बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं। ऐसे में बच्चे ज्यादा जिद्दी होते जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि माता पिता बच्चों की हर जिद पूरी करें। कई बार जब बच्चे जिद ज्यादा करने लगते हैं तो माँ बाप उन्हें डांट कर और मार पीट कर उनकी जिद को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसे में बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर कुछ समय के लिए सुधार तो हो जाता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी होते हैं जिसका पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो लोग बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं उन्हें बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का मनोबल गिर जाता है, उन्हें किसी भी काम करने में डर लगता है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप बच्चों को बिना मारे पीटे अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं। पहली बात, बच्चे की डिमांड पर ध्यान ना दें। अगर आपका बच्चा खाने की तुरंत बाद आपसे चॉकलेट की डिमांड करे तो आप ध्यान ना दें, नजरअंदाज कर दें। ऐसा करने से थोड़े देर बाद खुद वह इस बात को भूल जाएगा और सामान्य व्यवहार करने लगेगा। दूसरी बात, अगर बच्चा आपके गुस्से का मजाक बनाता है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आपके गुस्से का मजाक बनाते हैं और आपको परेशान करते हैं। ऐसे में आप पहले तो उसे नजरअंदाज करें, लेकिन अगर वो इसे लगातार करता रहे तो उसे चेतावनी दें। तीसरी बात, करें ये आसान उपाय। अगर आपका बच्चा किसी नए खिलौने के लिए जिद कर रहा है तो उसका पुराना खिलौना लेकर रख ले। ऐसे में वो नए खिलौने के बारे में भूल जाएगा। यह नियम हर उम्र के बच्चों पर लागू हो सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।